तो बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा कल भी हमने कविता के बहाने कविता पढ़ी, लेकिन कल आप लोग बहुत ही कम स्टूडेंट्स थे, तो आज मैं दोबारा आपको ये बता रही, लेकिन आज तो मैं बता रही आपको, आगे से ऐसा नहीं हो पाएगा। आप लोग रोजाना क्लास अटेंड करिए जिससे कि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके, कविता के बहाने जो कविता है ये कुंवर नारायण के द्वारा लिखी हुई है, और इस कविता में कवि जो है किसके बारे में बताते हैं। इस कविता में कवि कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखी गई ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, और इस कविता के बहाने ये एक यात्रा है। ये कौन सी यात्रा है? जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कैसी यात्रा है? देखो, जैसे चिड़िया जो है वो कविता के बारे में कुछ नहीं जानती, और जो कविता है वो चिड़िया के बारे में जानती है। ध्यान से सुनिए, चिड़िया कविता के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन जो कविता है वो चिड़िया के बारे में जानती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कविता लिख रहे हैं और आपको मैंने कह दिया कि चिड़िया के बारे में कोई कविता लिखो, तो आप लिख डालोगे, ठीक है। और फूल से लेकर बच्चे तक की है। फूल कविता के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन कविता फूल के बारे में जानती है। क्या एक फूल को देखकर आप किसी भी प्रकार की, आपके पास तो वॉइस कैसे बता रहे हैं? यस, फूल को देखकर, अब आ रही बेटा आवाज? यस, टेल मी। पहले आवाज ही नहीं आ रही थी, मैंने अभी ईयरफोन कहाँ लगाए थे। अब आ रही है आवाज दक्षिता? यस मैम। ठीक है, अब देखो, ये कविता के बहाने कविता जो है वो कुंवर नारायण के द्वारा लिखी हुई है, और ये डेस्क के नीचे रख दो, डेस्क के अंदर, ठीक है, डेस्क के अंदर रख दो। ओके, कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखी हुई यह कविता एक बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध कविता है। यहाँ पर कुंवर नारायण जी कहते हैं कि ये कविता के बहाने ये एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जैसे कविता चिड़िया के बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन चिड़िया कविता के बारे में कुछ नहीं जानती। सेम ऐसे ही फूल कविता के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन कविता फूल के बारे में जानती है। आप फूल के बारे में कविता लिख सकते हो, ठीक है, और बच्चे तक की है। अब जो बच्चे हैं वो सेम, उनके लिए क्या कहा गया कि जिस प्रकार से बच्चों की कल्पनाएं अनंत हैं, उसी प्रकार से जो कविता है, कविता भी अनंत है। हम कितनी भी बड़ी कविता, कहीं की भी कविता, किसी के भी बारे में कविता लिख सकते हैं, लेकिन जैसे बच्चों के सपने असीम है, ऐसे ही कविता की भावनाएं भी असीम हैं। और एक और कवि क्या कहते हैं, प्रकृति है, और दूसरी ओर भविष्य की ओर बढ़ता हुआ, कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। यहाँ पर बहुत अधिक कहने की कवि कहते हैं कोई जरूरत नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। चिड़िया कहाँ तक उड़ेगी? चिड़िया यस बेटा, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। चिड़िया जो है वो आसमान से ऊपर तो नहीं जा सकती ना, उसके नीचे तक उड़ेगी। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति, उसका मुरझा जाना निश्चित है।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, फूल अभी अपनी उसी अवस्था में, जिस अवस्था में खिला हुआ है, किसी ने उसको तोड़ा नहीं है। अगर उसकी ये भी एक लिमिट, उसका टाइम है कि उसको चाहे हम तोड़े या नहीं तोड़े वो मुरझा जाएगा। लेकिन जो बच्चों के सपने हैं वो असीम हैं। आप यहाँ पर बैठे कक्षा ले रहे हो, आप पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो, आपके पता नहीं क्या क्या सपने हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बच्चों के सपने असीम है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, जिनकी कोई लिमिट नहीं है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ऐसे ही कविता भी शब्दों का खेल है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, कविता भी शब्दों का खेल है। और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, और अतीत वर्तमान हमारा भूतकाल और जो चल रहा है समय वो, और भविष्य काल आने वाला समय, सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए यहाँ पर कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि जहां कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होगी, जहां कहीं भी क्रिएटिविटी करने की ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि जहां भी क्रिएटिविटी एनर्जी होगी वहां पर सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वहां सीमाओं के बंधन के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो घर की सीमा हो, चाहे वो भाषा की सीमा हो, चाहे फिर समय की सीमा क्यों न। इसलिए कवि भी अपनी बात कहने में किसी तरह की सीमा के बंधन में नहीं फंस रहे, किसी तरह की लिमिटेशंस में नहीं फंस रहे। और कवि भी क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि बच्चों की तरह सभी को वो साथ लेकर चल रहे हैं। कवि बच्चों की तरह सभी को साथ लेकर चलते हैं, वो सारे संसार को अपना मानते हैं। कवि क्या करते हैं, सारे संसार को अपना मान रहे हैं, किसी में भी भेदभाव नहीं रखते हैं। कवि किसी में भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर और क्या कहते हैं कवि, देखो जरा, कि सबको वो आत्मीय मानते, अपना मानते हैं। और जो कविता है वो कवि की लेखनी से युगों युगों तक विकास पाती है। इसका क्या मतलब है, कवि की लेखनी है, कवि की कलम, कवि का पेन, उससे वो युगों युगों तक क्या करती है, कितने युगों तक, अनंत युगों तक, अनंत युगों तक विकास पाती है। फॉर एग्जाम्पल ये कुंवर नारायण ने कविता लिखी हुई है, वो अब है या नहीं है, लेकिन उनकी कविता को हजारों करोड़ों लाखों लोग पढ़ रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं। तो क्या है, कविता शाश्वत है। ये वर्ड आप याद रखिए, इसमें कविता शाश्वत है। ये डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि की लेखनी से युगों युगों तक कविता विकास पाती है, डेवलप होती है, सब लोगों तक पहुंचती है। अपनी जीवंतता के कारण जो कविता है पाठकों के विचारों को बहकाती है। आप ये कविता पढ़ रहे हैं, आपके भी मन में फूल के प्रति या प्रकृति के प्रति कितने ही विचार आ रहे होंगे। अब आपको जैसे मैंने बताया कि एक फूल महकता है, और फूल अगर मैं नहीं भी तोड़ूंगी तो क्या होगा, वो अपने पूरे टाइम तक मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर मैं उसको तोड़ लेती हूँ तब भी वो थोड़ी देर तक खिला हुआ रहेगा, उसके बाद में वो मुरझा जाएगा। इसलिए जो कविता है वो बिना मुरझाए युगों युगों तक खिली हुई महकती है। आपके सामने ये कविता है, वो बिना मुरझाए, उसमें कोई कमी नहीं आई, युगों युगों तक खिली हुई महकती हुई प्रतीत होती है। समझ में आई है अब ये कविता? यस, शो मी थंब अगर ये कविता का सार आपको समझ में आए। शो मी थंब चिल्ड्रन, शो मी थंब। यस, दक्षिता आपको ये समझ में आया जो मैंने अभी बताया? गिव मी रिस्पॉन्स। अरहान, अहान, मंजोत, कृष्णा, एंड वीडियो शुड बी ऑन बेटा, वीडियो ऑन करिए। आर यू लिसनिंग मी? कृष्णा, काव्या, अंकुर, वीडियो ऑन करिए, अदरवाइज आई एम रिमूविंग यू। फिर मैं क्लास में से रिमूव कर देती हूँ अगर आप लोग नहीं सुनते हैं तो। वीडियो शुड बी ऑन। आपके फेसेस देखकर अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे कुछ सुन रहे हैं। यस, नेक्स्ट देखिए,
Yes. नाउ सी, अब देखिए कविता, आप लोग सब, आपके पास कविता होनी चाहिए तभी तो बेटा आप पढ़ोगे इसको। यस, काव्या अग्रवाल, इस कविता को रीड आउट करिए आप। काव्या, काव्या, काव्या रीड करिए बेटा कविता। काव्या, आर यू लिसनिंग मी? अंकुर मिश्रा, अंकुर मिश्रा, अंकुर मिश्रा, नो। यस, दक्षिता, दक्षिता रीड आउट। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के मन। चिड़िया क्या जाने। यस, पहले देखिए, कविता एक उड़ान है। कहाँ की उड़ान है? कविता के लिए कितने सपने होते हैं। चिड़ियों के बहाने, अगर मैंने किसी चिड़िया को देखा तो मैं उनके ऊपर कविता लिख सकती हूँ। ठीक है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, जैसा कि मैंने समरी में बताया, अभी सारांश में बताया कि जो कविता की उड़ान है, जो कविता लिखी जा रही है, उसके बारे में चिड़िया कुछ नहीं जानती। बाहर भीतर, चिड़िया चाहे बाहर भीतर घूमती है, उड़ती है, ऊपर जाती है, इस घर जाती है, उस घर जाती है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। और जैसे जैसे कविता, जैसे जैसे चिड़िया अंदर बाहर ऊपर नीचे उड़ती है, तो वैसे ही वो कविता में पंख लगा देती है। उसको देखकर कविता लिखने के लिए और भी भाव जागृत होते हैं। समझ आया? अब यहाँ पर देखिए, चिड़िया क्या जाने, चिड़िया क्या जाने किसके लिए? कविता के, जो कविता में पंख लग रहे हैं उसके बारे में चिड़िया कुछ भी नहीं जानती। जो कविता लिखी जा रही है उसमें जो भाव जागृत हो रहे हैं उसके बारे में चिड़िया कुछ भी नहीं जानती। यहाँ पर अब देखिए व्याख्या कवि क्या कहते हैं। यस, नाउ मनजोत रीड दिस। मनजोत, कवि कहते हैं कि कविता कवि की कल्पना की उड़ान की तरह है। जिस तरह चिड़िया की उड़ान है, लेकिन की उड़ान भी एक सीमा है, लेकिन कवि की कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। चिड़िया घर के अंदर बाहर उड़ती है, वह एक घर से दूसरे घर तक उड़ती फिरती है, लेकिन चिड़िया उस तरह उड़ान नहीं भर सकती है जिस तरह कविता भरती है। कविता के पंख लगा उड़ना के माने। चिड़िया क्या जानती है, कविता की उड़ान चिड़िया से बढ़कर है। हाँ, तो आपने इन पंक्तियों से ये सीखा कि जो कविता की उड़ान है वो चिड़िया की उड़ान से भी बढ़कर है। चिड़िया की उड़ान की तो एक सीमा है, लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। समझ में आई बच्चों? यस, नाउ शो मी थंब। अगर आपको समझ में आई है तो मुझे थंब दिखाइए आप, मुझे पता तो लगे रिस्पॉन्स की क्या समझ में है। यस, वेरी गुड दक्षिता, दक्षिता कीप इट अप। अच्छा लगता है बेटा ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं। यस मनजोत, गुड। अरहान कृष्णा, व्हाट अबाउट यू? अरहान कृष्णा, यस। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम, ठीक है? इसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, इस पंक्ति का क्या भाव है? इस पंक्ति का क्या भाव है? कौन बताएगा? अपने शब्दों में बताइए, जैसा अभी आपने सुना है। यस, बोलो जल्दी से। कृष्णा, काव्या, अंकुर, अहान, सिर्फ आकर अपनी प्रेजेंस आपने लगवा ली, वो उसी से बात नहीं बनती बेटा।
बी एक्टिव। काव्या, काव्या, नॉट रिस्पॉन्स। यस मनजोत, आप बताइए बेटा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। मनजोत, इसका अर्थ है कि चिड़िया को उड़ते हुए देखकर कवि कल्पनाएं कर सकता है, कल्पना करके कविता लिख सकता है, लेकिन चिड़िया कविता को देखकर उसके बारे में कविता के लिए कुछ भी नहीं जानती। चिड़िया को देखकर कविता भरी जा सकती है, कविता में भाव व्यक्त किए जा सकते हैं, लेकिन चिड़िया कविता के बारे में कुछ भी व्यक्त नहीं कर सकती। ये है इसका मीनिंग। नेक्स्ट देखिए, कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है? कोई बता सकता है मुझे? कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? कविता मनुष्य के आंतरिक भावों में अंदर और बाहर उड़ सकती है। मनुष्य के अंदर के भाव जो हैं वो जब एक्सप्रेस करता है, बोलता है, तो वो बाहर जागृत होते हैं। तो कविता जो है कहाँ उड़ सकती है? कविता पंख लगाकर मनुष्य के अंदर हृदय में आंतरिक और बाह्य रूप में उड़ान भरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? यस, चिड़िया कविता की की उड़ान, हाँ बोलो बेटा। हम चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक होती है, परंतु कविता की उड़ान असीमित है। हाँ, कविता की उड़ान असीमित है। फॉर एग्जाम्पल दक्षिता कैसे बताओगे? एग्जाम्पल देकर कैसे बताओगे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके। मैम जैसे एक चिड़िया है मैम, वो तो किसी हाइट तक ही उड़ पाएगी, लेकिन कविता है आप उसे कितने भी मनुष्य के अंदर तक बाहर तक और आप काफी लंबे समय तक भी उसे याद रख सकते हो, याद रख सकते दूसरों हैं, तक भी लेकिन पहुंचा सकते हाँ, हो। लेकिन हम कहीं तक की भी कल्पनाएं कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड दक्षिता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना, भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यस, नाउ रीड आउट दिस। मनजोत रीड करिए बेटा इस कविता को। यही पैराग्राफ। हाँ जी बेटा। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यहाँ पर महकना मीन्स सुगंध बिखेरना, सुगंध फैलाना। इन पंक्तियों में कवि कुंवर नारायण कविता की यात्रा के बारे में बताते हैं। और क्या बताते हैं हमें? कविता की यात्रा के बारे में बताते हैं कि जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा है, कवि का मानना है कि जितनी भी रचनात्मक ऊर्जा होती है, क्रिएटिविटी करने की एनर्जी होती है, उस पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। आप अगर किसी एग्जाम में किसी टॉपिक के ऊपर कुछ लिखते हो तो आपके ऊपर कोई सीमा के बंधन लागू नहीं होते। आप अपने मन से कहां तक सोच सकते हो, कहां से कहां तक अपने आंतरिक विचार बाहर ला सकते हो, वो लिखित रूप में दे सकते हो। तो इसलिए जो कविता है वो, उसकी कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। इसका अभिप्राय ये है कि कविता की रचना फूलों के बहाने से हो सकती है। फूल खिल रहा है, उसके बहाने से मैं कविता लिख सकती हूँ फूलों के ऊपर। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता खिल रही है, लिखी जा रही है, उसमें भाव व्यक्त किए जा रहे हैं, प्रकट किए जा रहे हैं। भला फूल तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। बाहर भीतर क्या होता है, कवि का मन खुश होता है फूल को देखकर, फूल की खुशबू को देखकर और भी प्रसन्न हो जाता है खुशबू पाकर। तो उसके मन में कविता फूलों की भांति विकसित होने लगती है, जैसे फूल विकसित हो रहा है, और उसी प्रकार से कविता भी कवि के मन में विकसित होने लगती है। फूल से क्या होता है, कविता में कवि रंग भरता है। ये लाल रंग का फूल है, ये गुलाबी रंग का फूल है, ठीक है,
पीले रंग का फूल है। फूल से कवि जो है कविता में रंग भरता है, भाव लाता है और क्या करता है, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ भी नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, इस घर उस घर, ठीक है, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं और फिर क्या होता है, मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनकी परिणति निश्चित है। फूलों की परिणति निश्चित है, उनका खत्म होना, मुरझाना, उनका महकना भी निश्चित है और उनका मुरझाना भी निश्चित है कुछ समय के बाद में। वो घर के अंदर एक घर से दूसरे घर बाहर अपनी सुगंध फूल फैलाते रहते हैं, परंतु जल्दी ही सुगंध फैलाकर नष्ट हो जाते हैं, उनकी सुगंध भी हर समय तक नहीं रहती। फूल मुरझा गया, धीरे धीरे उसकी सुगंध भी कुछ समय तक खत्म हो जाएगी। आप परफ्यूम लगाते हो, उसकी सुगंध क्या फूलों से बना हुआ है, उसकी सुगंध क्या, जब आपने लगाया और वो तो प्रिजर्वेटिव डालकर आपको दे दिए लंबे समय तक सुगंध फैलाने के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद तो उसकी भी सुगंध खत्म हो जाती है। परंतु ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं, इसकी सुगंध, इसके भाव, इसके भाव कभी भी खत्म नहीं हुए। आज आप लोग पढ़ रहे हो, आपसे पहले हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़ा और आपके बाद में भी कितने लोग पढ़ेंगे। इसलिए कविता शाश्वत है, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कविता तो बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में महकती है, लोगों के मन में सुगंध बिखेरती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता, फूल इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। नेक्स्ट देखिए अब ये इसका व्याख्या इसकी। अरहान, आप रीड करो। अरहान, अरहान यहां से देख के बेटा रीड करो। ये जो बच्चे अब ना नहीं रिस्पांस दे रहे हैं ना, उनका मैं आज प्रेजेंट नहीं लगाऊंगी, उनकी एब्सेंट ही रहेगी, बिकॉज यू आर नॉट, यू आर। मैम एक बार मेरा मैसेज चेक करना प्लीज। एक मिनट, ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा दक्षिता, बेटा नहीं है। नहीं, प्रेजेंट नहीं लगनी। और वैसे भी नाउ लिसन मी वन थिंग मोर, ना बेटा, कवि की कल्पना फूलों की तरह, कवि की कल्पना किस प्रकार है, जिस प्रकार से फूल की तरह खिलती है। लेकिन फूलों के खिलने की तो एक सीमा है, और फूल जो है वो कविता के बारे में क्या जाने। फूल बगीचे को बाहर भीतर, अलग उद्यानों को, बगीचों को, घर को अपनी खुशबू से महकाते रहते हैं। फूल खिलता है, शाम को मुरझाकर गिर जाता है, अगर उसको मैंने नहीं भी तोड़ा तब भी वो मुरझाकर गिर जाता है। वो निश्चित समय में खिलते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है फूल की तुलना में बिना मुरझाए लंबे समय तक क्या विचारों से महकती हुई कविता के बारे में बताते हैं। फूल से कविता की तुलना नहीं की जा सकती है, यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना? यस, शो मी थंब नाउ। एनी डाउट? यस मनजोत, आप सुनते? दक्षिता फट से सुन लेती है और उसी समय रिस्पॉन्स देती है, लेकिन और किसी का रिस्पॉन्स नहीं। वाई? यू आर इन क्लास, सो बी अलर्ट, बी एक्टिव। ओके, अब इसके क्वेश्चंस देखिए। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, ऐसा क्यों कहा गया है? कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, इसके बारे में ऐसा क्यों कहा गया है? ये ऐसा इसलिए कहा गया है कि फूल को देखकर कवि कविता लिख सकता है, अपनी कविता में रंग भर सकता है, अपनी कविता में भाव जागृत कर सकता है, उसके मन में और भी भाव जागृत हो सकते हैं फूल को देखकर। लेकिन कविता को देखकर फूल कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं जानते, ये अंतर है। नेक्स्ट देखिए,
कविता रचने और फूल खिलने में क्या साम्यता है, क्या बराबरी है, क्या समानता है इसमें? कविता खिलने, कविता रचने और फूल खिलने में क्या साम्यता है? दक्षिता बता सकते हो बेटा? कविता रचने और फूल खिलने में क्या साम्यता है, क्या समानता है इसमें? कोई बता सकता है मुझे? मैम जैसे फूल खिलता है तो वो खुशबू देता है, खुशी देता है, तो मे बी इससे कुछ रिलेटेड हो। यस, वेरी गुड कविता। आप दक्षिता आप पॉइंट तक पहुंच गई हो। पता क्या है कि जैसे फूल खिलता है खुशबू देता है, इसी प्रकार से कविता भी भावों और विचारों कविता भी भावों और विचारों के साथ में मन को खुश कर देती है। जैसे फूल अपनी खुशबू से मन को प्रसन्न कर देता है, वैसे ही कविता भी अपने भावों से हर एक किसी के मन को, जो कोई पढ़ता है सुनता है, उसके मन को प्रसन्न कर देती है। ठीक है, अब ये मुझे बताओ जरा, कविता और फूल में क्या अंतर है? कविता और फूल में क्या अंतर है? यस मनजोत आप बताइए, कविता और फूल में क्या अंतर है? मनजोत नहीं बता सकते, बस एक दक्षिता ही बताएंगी क्लास में, है ना? बस वो ही पढ़ रही, उन्हीं को ही मार्क्स मिलेंगे। मनजोत आर यू टेलिंग? नो, चलो दक्षिता आप बताओ बेटा, बोलो बेटा। मैम मैम जो यहाँ मैम देखो सामने लिखा ही हुआ है दक्षिता, सामने लिखा ही हुआ है। मैम कवि की कल्पना फूलों की तरह खिलती है, लेकिन फूलों के खिलने की एक सीमा होती है। वेरी गुड, मैम फूलों के इसको मैं खिलने थोड़ा की एक सीमा बताती है। हूँ। हाँ मैम एक, क्योंकि जैसे हाँ मैम जैसे कोई कविता है, आप कविता को कितना भी सोच के एक्सटेंड तक बना सकते हो, लेकिन एक फूल है वो एक टाइम तक खिलेगा, फिर वो गिर जाएगा। हाँ, फिर वो मुरझा जाएगा, उसका समय निश्चित है। और जो कविता है वो क्या है, वो हमेशा अपने भावों से सबके मन को प्रसन्न करती है। जो भी कोई कविता पढ़ता है उसके मन को प्रसन्न करती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, इसका क्या अभिप्राय है? कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, इसका क्या अभिप्राय है? मतलब कविता खिल रही है, कविता में भाव जागृत हो रहे हैं, कवि उसमें अपने भावों को लिख रहा है, लेकिन इसके बारे में फूल कुछ भी नहीं जानता है। और कवि जो है फूलों को देखकर कविता की रचना कर रहा है, फूलों में भाव जागृत कर रहा है, भाव अपने लिख रहा है। ये है, तो फूल कविता के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब जैसे कविता है वो भी एक खेल है बच्चों के बहाने। जैसे बच्चे जब खेलते हैं तो उनको किसी सीमा का ध्यान नहीं रहता, बाहर चाहे खेले चाहे घर के अंदर खेले। घर के अंदर खेलेंगे तो वो क्या, अगर कर्टेन लगा हुआ है कर्टेन के पीछे छुप जाएंगे, छुपन छुपाई खेलेंगे, उनको ये डर नहीं लगता कि कर्टेन गिर जाएगा, मम्मा कहती रहेंगी कि इसके पीछे मत जाओ बार बार, ये गिर जाएगा, नहीं। ऐसे ही अगर वो बाहर कहीं ग्राउंड में भी खेल रहे हैं, कहीं पार्किंग में खेल रहे हैं, तो कोई भी गाड़ियां खड़ी हैं उनके पीछे आगे पीछे छुप छुप कर वो खेलते रहेंगे, उनको किसी का भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। वो इस घर उस घर सब घरों में जाकर खेलते रहेंगे, उनके लिए कोई भी अपना पराया ऐसा कुछ भी नहीं है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, ये बच्चा ही जानता है कि वो सब घरों को एक ही घर मानता है। तो यहाँ पर ये कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि कविता जो है वो बच्चों, कविता को बच्चों के खेल के समान यहाँ पर कवि मान रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेल लेते हैं, उनको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, उसी प्रकार कवि के लिए कविता भी एक प्रकार का खेल है, क्रीड़ा है। वो बच्चों के खेल की तरह कहीं भी किसी भी समय कहीं भी बैठकर कविता लिख सकते हैं। कविता के लिए कोई एक जगह निश्चित नहीं है। आप अपने घर में बैठे हो तब भी आप कविता लिख सकते हो, आप स्कूल में आओगे तब भी कविता लिख सकते हो, आप कहीं पर गाड़ी में जा रहे हो आप तब भी कविता लिख सकते हो, आपके मन में भाव तो आपके साथ ही है।
इसलिए कवि ने कविता को एक प्रकार का खेल कहा है। किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त किया जा सकता है। जैसे बच्चों के लिए सब घर एक समान होते हैं, वो खेलने के समय किसी में अपने पराये का भेदभाव नहीं जानते, उसी तरह कवि के जो आंतरिक और बाहरी भाव है, बाहरी संसार के मनोभावों को भी कवि रूप प्रदान करते हैं। वो बच्चों की तरह बेपरवाह है, कविता पर कोई भी बंधन लागू नहीं होता। जिस प्रकार से बच्चों के खेल पर कोई भी बंधन लागू नहीं होता, उसी प्रकार से कविता पर भी किसी प्रकार का बंधन लागू नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट रीड करिए इसको अब। यस, जल्दी रीड करो, टाइम इज गोइंग। यस, रीड करो दक्षिता बेटा। कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल की तरह है। जिस प्रकार बच्चे कभी भी कहीं भी और किसी भी तरह खेलने लगते हैं, उसी तरह कविता भी बंधनों की सीमा को नहीं मानती है। बच्चे भी अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, जाति रंग आदि का भेदभाव नहीं रखते हैं। अतः कवि भी अपने बात कहने भी किसी तरह की सीमा के बंधन में नहीं फंसते हैं। वे बच्चों की तरह सभी को साथ लेकर चलते हैं। वे सारे संसार को अपने मानता है, सबको अति में मानते हैं। वो आत्मीय मानते हैं। कभी यहाँ पर किसी प्रकार का कविता में सीमा का बंधन नहीं लागू करते हैं। कवि कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन जो है मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पर इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम कि कविता को क्या संज्ञा दी गई है। कविता को खेल की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर अभी कहा है ना, बच्चों के खेल की तरह है कविता। कविता को खेल की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार से खेल का उद्देश्य होता है मनोरंजन करना और आत्म संतुष्टि देना होता है, अपने आप को संतुष्टि देना होता है, उसी प्रकार के कविता भी शब्दों के माध्यम से मनोरंजन करती है और रचनाकार को संतुष्टि, जिसने कविता बनाई है उसको संतुष्टि प्रदान करती है। बच्चों के साथ में यस, कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है बताओ। कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है कि जैसे बच्चे कहीं भी कभी भी खेलने लगते हैं, उसी प्रकार से कविता जो है वो भी कहीं भी प्रकट हो सकती है। दोनों कभी कोई बंधन नहीं स्वीकार करते। ओके, कविता की क्या विशेषताएं होती हैं बता सकते हो? कविता की क्या विशेषताएं होती है? यस, कविता सर्वव्यापक होती है। हाँ जी बोलो बेटा। मैम, कविता भी कभी भी किसी को गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, जाति रंग के आदि में भेदभाव नहीं करती है। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या होता है? और कविता खेल के समान होती है और कविता सर्वव्यापक होती है। सर्वव्यापक सब जगह फैली हुई होती है और कविता में रचनात्मक ऊर्जा होती है, हमारी क्रिएटिविटी है, तभी तो हमने कविता लिखी है। अभी मैं आपको एक टॉपिक दे दूं, उस पर आप 4 लाइनें लिखो, आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी तो आप लिखोगे। कभी यहाँ पर फूल को देखकर फूल पर कविता लिख रहा है, कभी चिड़िया को देखकर उस पर कविता लिख रहा है, कभी बच्चों को देखकर उस पर कविता लिख रहा है। तो आप भी तो ऐसे लिख सकते हैं, सभी लिख सकते हैं। कवि लिख रहे हैं तो आप भी लिख सकते हो कविता, कोई भी इंसान लिख सकते हैं। बस हमारे अंदर क्रिएटिविटी, रचनात्मक ऊर्जा वो है सबके अंदर, लेकिन उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। समय पर नहीं प्रयोग किया तो क्या फायदा? आप कक्षा में बैठे हो और मैं कक्षा में आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, आपने अब आंसर नहीं दिए तो क्या फायदा? बाद में आप कहो हमें तो आता है। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और वहां पर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आता, नहीं आता, बाहर निकलते ही आप कहते हो अरे ये तो मुझे आता था, फिर क्या है? उसका क्या फायदा जब समय पर आपको काम नहीं है? आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एनर्जी जो है, आपकी जो क्रिएटिविटी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो उस समय आपके काम आनी चाहिए। उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए अपने भावों को व्यक्त करने के लिए। ओके, तो आज बेटा हमने ये कविता के बारे में पढ़ा। कल हम बात सीधी थी कविता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। इसी का छोटा सा एक और पार्ट है बात सीधी थी कविता। ओके, और इस कविता को आप घर पर रीड आउट करेंगे जिससे कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में। ठीक है, इसको एक बार रीड करोगे तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी करोगे। अर्थ ग्रैंड वाले मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगी, उसमें आप वो क्वेश्चंस कर लोगे। ओके।
देख लीजिए ये पार्टिसिपेंट्स है। गलत बात है ना, आप लोग करते ही नहीं है कुछ भी।